प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है चर्चा का वो है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता के लक्षण और संप्रभुता के विविध या विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहा जाता है और सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों सुपर और एनस से बना है और इन शब्दों का अर्थ लैटिन भाषा में होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता को विभिन्न विद्वानों ने, जीन बोंदा ने, फिर उसके बाद ग्रोशियस ने, डिग्विट ने, बर्गेस ने, विलोबी ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो संप्रभुता का जो सबसे पहले व्यवस्थित प्रयास किया है वो जीन बोंदा ने किया है। जीन बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो, कानून का कोई नियंत्रण न हो। उसके बाद ग्रोशियस ने स्पष्ट किया है, जीन बोंदा के लगभग 50 वर्ष बाद ग्रोशियस ने लिखा, संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य या कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। डिग्विट ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है, संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है, राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है, यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। उसके बाद बर्गेस ने भी संप्रभुता को इस शब्दों में रेखांकित किया है, यह यानी संप्रभुता व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके अनुयायियों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। यानी बर्गेस ने संप्रभुता को एक ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो प्रजाजन और उनके समुदायों पर राज्य की तरफ से है और वो शक्ति है मौलिक भी है, निरपेक्ष भी है और सीमित भी है। विलोबी ने कहा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं थी विभिन्न विद्वानों के द्वारा। इन परिभाषाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है और वो राज्य की शक्ति है, राज्य के अंदर है, राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर काम कर रही है, राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों और समुदायों पर लागू होती है। उसको दूसरा कोई संचालित करने वाला नहीं है, वो अपने आप में सर्वोच्च है, असीमित है, मौलिक है, निरपेक्ष है। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक है आंतरिक संप्रभुता, दूसरा बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य के अंदर सभी पर वो लागू होगी और उससे बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं होगी, सभी को उसके आदेशों की पालना करनी है। बाहरी संप्रभुता का मतलब यह है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो वो उसकी अपनी इच्छा पर है कि वो उनके साथ संबंध रखना चाहे, कोई संधि समझौता करना चाहे या नहीं करना चाहे। अपने हितों के अनुकूल लगे तो वो कर सकता है, नहीं लगे तो नहीं करे। उस पर कोई दूसरे देश का दबाव नहीं है। जैसे ही दबाव किसी देश का आता है तो संप्रभुता समाप्त हो जाती है। अगर संप्रभुता के लक्षणों की बात करें जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वहां संप्रभुता है या नहीं है, तो पहला है संप्रभुता में निरंकुशता का लक्षण पाया जाता है। संप्रभुता पर किसी दूसरी शक्ति का अंकुश नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप में पूर्ण होती है, निरंकुश होती है, इसके आदेशों की पालना सबको करनी होती है। दूसरा, संप्रभुता मौलिक होती है। कैसी होती है? मौलिक होती है, इसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया, जैसे राज्य बनता है संप्रभुता उसके साथ प्रकट हो जाती है। संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा। सर्वव्यापकता, संप्रभुता संपूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापक होती है, सभी पर लागू होती है, सभी को उसके आदेशों की पालना करनी होती है। स्थायित्व, संप्रभुता स्थायी होती है, जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। संप्रभुता की समाप्ति का मतलब है राज्य की समाप्ति। अपृथककरणीयता, संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता।
जैसे ही हम संप्रभुता को राज्य से अलग करेंगे तो राज्य समाप्त हो जाएगा। अन्यन्यता, संप्रभुता किसी दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती, दूसरे को दी नहीं जा सकती, इसलिए संप्रभुता क्या है? अन्यन्यता है। अविभाज्यता, संप्रभुता में अविभाज्यता का लक्षण पाया जाता है, यानी संप्रभुता शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। शक्तियां जरूर विभाजित की जा सकती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, संप्रभुता का विभाजन नहीं होता है। तो ये तो थी संप्रभुता के 7 प्रमुख लक्षण। अब देखते हैं संप्रभुता के विविध या विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। हम देखते हैं कि संविधान द्वारा शक्तियां किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को सौंपी गई है और व्यवहार में कहीं दूसरा व्यक्ति या संस्था उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ये औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद है। ये संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है, जैसे ब्रिटेन में, भारत में। सारी शक्तियां ब्रिटेन में हम देखें तो औपचारिक रूप से वहाँ के राजा को दी गई है। संविधान को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा राजा से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो वहाँ वास्तविक संप्रभुता है वो संसद और मंत्रिमंडल के पास है। सारी शक्तियों का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, राजा तो हस्ताक्षर करने का काम करता है। वहीं हम भारत में देखते हैं तो भारत में भी प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और संसद शक्तिशाली है, लेकिन औपचारिक रूप से देखें तो सारी शक्तियों का प्रयोग करता है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का गठन बतलाया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो वो भूमिका पूरी तरह बदल जाती है, विपरीत नजर आती है। दूसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता भी देखने को मिलती है। कानूनी रूप से तो हम देखते हैं कि जिसके पास शक्तियां हैं वहां वैधानिक संप्रभुता का वास होता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता है वो चुनाव के समय विभिन्न अवसरों पर प्रकट होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता एक ही जगह निवास करती है, लेकिन आज जो युग है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का न होकर के प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था का हो गया है, प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली का युग हो गया है। यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनता है और वो चुना हुआ प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करता है। तो वैधानिक दृष्टि से उन प्रतिनिधियों में संप्रभुता का निवास होता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता उन मतदाताओं के पास होती है। तीसरा हम उसका रूप देखते हैं लोक प्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता का रूप। मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, विलियम ऑफ ओकम ने लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता को बहुत लोकप्रिय बना दिया अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा। रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रमुख आधार लोकप्रिय संप्रभुता होती है। और एक और रूप हमें देखने को मिलता है विधितय और यथार्थ संप्रभुता, जो औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता के समान ही है। तो आज हमने इस कक्षा में संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता के विभिन्न लक्षण और संप्रभुता के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।